रहिया में अखियाँ अगोरते घिस गईने अंगूरी के पोर कौन बरन बाटो हमरो सनहिया नाही जनले शांवर गोर। दोस्तों, गाजीपुर के जन कवि रामाधार त्रिपाठी सरल की ये जो पंक्तियां हैं ये पूर्वांचल के मानस की, उसकी विरह और वेदना की कहानी बयां करती है। विरह और वेदना की कहानी इस सेंस में बयां करती है कि पूरब का जो पट्टी है, पूरब की जो जमीन है वो विरह की जमीन है, वेदना की जमीन है, ये सौर की जमीन है। कारण इसका यह है कि पूर्वांचल में जो अंग्रेज थे, ब्रितानी हुकूमत का जब समय था, तो अंग्रेज जब भारत में अपना विस्तार करते हुए कलकत्ता से जब इधर बढ़ रहे थे, बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो पूर्वी अंचल में सर्वाधिक उनको परेशानी उठानी पड़ी। यहाँ के लोग प्रायः बागी हुआ करते थे और उस बगावत किया करते थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ की जो स्थिति है, जो उद्योग धंधे थे, यहाँ की कल कारखाने थे, यहाँ की जो आबादी के रोजगार परक धंधे थे, जो कुटीर उद्योग था, वो धीरे धीरे उसको बंद करना शुरू कर दिया और यहाँ के साथ बिल्कुल जाति एक साजिश किया। तो यहाँ की जो आबादी थी वो चूंकि सौर्य उनके अपने जहन में था, उनके रक्त में था, तो यहाँ के लोग बागी भी हुए और इसी की वजह से बागी बलिया कहा जाता है, जो आजमगढ़ मंडल का एक जनपद है। बगल के गाजीपुर में एक से बढ़ के लोग हुए हैं, आजमगढ़ भी हुए हैं। तो ये जो पश्चिमी बिहार का हिस्सा है और पूर्वांचल का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लगभग अगर देखा जाए तो कुल 28 जनपदों का ये पूर्वांचल है। खास तौर पे ये धरती का जो धरती की जो प्राचीनता है, प्राचीनता की बात करें तो एक तरफ आप देखिए कि अयोध्या राजवंश है, दूसरी तरफ आप देखिए जो सटा हुआ उधर प्रयागराज है, एक साइड में काशीराज है, इधर आप देखिए तो गोरक्षपीठ या कह सकते हैं कि मल्यों और शाक्यों का क्षेत्र है। दुनिया में जब कहीं भी गणतंत्र नहीं था, लोकतंत्र या जनतंत्र नाम की कोई चीज नहीं थी, उस समय भी गंगा और गंडक की घाटी में गणतंत्र था। ये यहाँ की पहचान है। आप कह सकते हैं कि यूनान में, एथेंस में या अन्य जो पूर्वी देश हैं या अन्य जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की जो शुरुआती बीजारोपण होता है वो हमारे इसी पूर्वी अंचल के हिस्से में होता है। लोकतंत्र की जो पहली जो बीजारोपण होता है वह आप कह सकते हैं कि गंगा और गंडक की घाटी में होता है। जब आप वैशाली की नगरवधु को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो वैशाली की नगरवधु जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने जो लिखा है, क्या अद्भुत कृत है। एक लोकतांत्रिक ढांचे के हिसाब से कैसे राजतंत्र और लोकतंत्र का जो सम्मिश्रण है वो आपको अद्भुत ढंग से मिलता है। एक नारी की जो वेदना है, नारी का अपना संघर्ष है, वो आपको वहां दिखता है। मैं अपने मुद्दे पर आऊं तो जो पूर्वांचल है, पूर्वी अंचल की जो कहानी है वो संघर्ष की कहानी है, विरह और वेदना की कहानी है। यहाँ की जवानी और यहाँ के पानी के बारे में कहा जाता है कि ये जो पूर्वांचल है जहाँ भी जाता है वो अपने पूरे रौ में जाता है और अपना झंडा गाड़ देता है। जब अंग्रेजी हुकूमत के समय पूर्वांचल के उद्योग धंधे, यहाँ के कल कारखाने, यहाँ की खेती बाड़ी को प्रभावित किया गया, तो यहाँ की जवानी हार नहीं मानी। वह कभी परदेश कमाने के लिए जवानी जाती है, वह कभी झरिया जाती है, कभी कोलकाता जाती है, आज के समय में मुंबई जाती है, दिल्ली जाती है, अनेक महानगरीय क्षेत्रों में वह नौकरी करने के लिए, अपने परिवार का पेट पर्दा पालने के लिए निकलती है। ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, ये लगातार चली आ रही है, ये एक परंपरा है और इसी परंपरा की देन है
कि जो गिरमिटिया मजदूर हुए, इसी परंपरा की देन है कि जो विदेशिया शब्द साहित्य में एक नए विधा के रूप में अंगीकृत हुआ। जो गिरमिटिया है, गिरमिटिया के बारे में कहा जाता है कि जब अंग्रेजी हुकूमत के समय में यहाँ के लोगों को मजदूर बनाकर और पानी के जहाज, पहले उनको एग्रीमेंट करते थे। गिरमिटिया जो शब्द है वो दरअसल एग्रीमेंटिया है, जो यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, पूर्वांचल की जो भोजपुरी की जो भाषा है, उसमें एग्रीमेंट से एग्रीमेंटिया बना और एग्रीमेंटिया बाद के समय में बनते बनते गिरमिटिया बन गया। हुआ यूं कि गोरखपुर में लेबर डिपो की स्थापना की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। परिवार का पूरा सेजरा उसको इकट्ठा किया जाता है और अंग्रेजों द्वारा जो गोरखपुर जो लेबर डिपो है वहाँ पर ये पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के बाद उन गिरमिटिया मजदूरों के जत्थे को ले जाकर ये कोलकाता ले आते हैं। और कोलकाता से जो पानी की जो जहाज होती है उसमें लगातार प्रतिदिन रात दिन चलते चलते वो फिर खाड़ी देशों की ओर ले जाते हैं, या कह सकते हैं कि उन पठारों पर ले जाते हैं, विदेशी धरती पर ले जाते हैं। और वहाँ पर पठारों पर ले जाकर यहाँ के मजदूरों से जो जंगल का एरिया है, जो पठार के एरिया है, जो अनुपजाऊ जमीन है, वहाँ पर इनसे लगातार श्रम शक्ति का प्रयोग करते हैं और उनको उपजाऊ करते हैं। यहाँ के जो मजदूर है, जो यहाँ का अशिक्षित वर्ग है, जो विपन्न वर्ग है, जो जिसको रोजी रोटी के लिए वो विदेश जाता है, और वह विदेश मारे खुशी से नहीं जाता है, वह मजबूरी में जाता है, व्यवस्था में जाता है। और जब विदेशी धरती पर पहुँचता है, वहाँ के पठारों को, वहाँ के जंगलों को जब वह काटता है, जब वो सूरीनाम पहुँचता है, जब वो ट्रिनिडाद टोबैगो पहुँचता है, जब वो मालदीव पहुँचता है, जब ऐसे मॉरिशस पहुँचता है, जब ऐसे देशों में जब पहुँचता है वो, तो वहाँ के जंगलों को काट कर वो आबादी बसाता है। और आबादी जब बसाता है तो एक हिंदुस्तान, यहाँ की धरती से निकलकर एक मिनी हिंदुस्तान वो वहाँ बसाता है। ये गिरमिटिया की पूरी कहानी है। और आने वाली पीढ़ियों में वह उस देश में अपनी सत्ता काबिज करता है, वह प्रधानमंत्री बनता है, वो राष्ट्रपति बनता है, और कह लीजिए उस धरती पर भी हिंदुस्तानी झंडा को, पूर्वांचल की झंडा को बुलंद करता है और गाड़ता है। तो ये यहाँ के गिरमिटिया मजदूरों की ये शौर्य गाथा है कि वो अदम्य साहस है, उनका श्रम है, उस श्रम शक्ति का प्रयोग करके किस तरीके से एक विदेशी धरती पर बिल्कुल नैराश परिस्थितियों में भी वह निराश नहीं होता और एक नई ऊर्जा के साथ झंडा गाड़ता है। तो ये जो धरती है वो कह सकते हैं कि आप जब प्राचीन काल में जब चलेंगे आप, या उसके बाद के समय जब मध्यकालीन इतिहास में चलेंगे, या जब ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जब हिंदुस्तान जगह जगह से बिखर रहा था, जब विदेशी आक्रमणकारी हिंदुस्तानी धरती पर हमला कर रहे थे, जगह जगह से हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जब यूनानियों और सिथिनियों का आक्रमण हो रहा था और जगह जगह से लग रहा था कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, उस कालखंड में इसी पूर्वांचल से एक ब्राह्मण निकलता है और वो कसम खाता है कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। उसके लिए वो एक सुपात्र योद्धा की तलाश करते हुए वो आदमी निकलता है, वो ब्राह्मण निकलता है, और तलाश करते करते बिल्कुल पूर्वांचल की पिपली बन तक वो आता है। और वो देखता है कि एक चरवाहों की भीड़ लगी है, वहाँ पर कुछ मवेशी हैं और चरवाहे आपस में खेल रहे हैं। एक चरवाहे को कई चरवाहा लाठियों से वार कर रहे हैं और वो उन लाठियों से अपने आप को बचा रहा है। तो जो जो ब्राह्मण है, जो देखता है कि ये जो आदमी है या ये जो चरवाहा है, इसमें तमाम संभावनाएं जो उसने तलाश रखी है अपने आंखों में, जो सपने देख रखा है, तो वो उन्हें लगता है कि इसमें हम पूरा कर सकते हैं, ये उसके तलाश को पूरा कर सकता है। तो दरअसल वो जो ब्राह्मण होता है उनका नाम है चाणक्य, और जो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की तलाश करते हुए वो आते हैं और उनको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में वो चरवाहा मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कालखंड है, उस कालखंड में वो सिथिनियों को, वो यूनानियों को मार भगाते हैं और यहाँ
की जो सीमा हिंदुस्तान की है, इसके उनकी जो सेना होती है वो यूनानियों को दौड़ाते दौड़ाते भगाते भगाते कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा से बाहर बल्ख बुखारा तक ले जाते हैं, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो और यही नहीं, या कह सकते हैं कि ये पूर्वांचल वासियों का ये पूरब की पट्टी का शौर्य है जो आपको दिखता है, और जो कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है। बाद के समय में आप देखिए जो आधुनिक युग है, जिस तरीके से विरह और वेदना की जब बात हमने शुरुआत में किया है, तो क्या कारण है कि यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के समाज में विरह के गीत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यहाँ के लोगों में कह सकते हैं कि जो विरह के जो गीत है वो प्राय सुने जाते हैं। और क्या कारण है कि यहाँ के अभी तो कम है, जब आप 3 दशक 4 दशक पहले जाएंगे तो प्रतिदिन सुबह भोरहरी में और रात के समय में जो यहाँ के लोग थे, जो माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग हैं, अपने बच्चे को याद करते हुए वो आंसू बहाते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर हैं। तो ये पूरी कहानी हुआ करती थी यहाँ के बारे में। और ख़ास तौर पे जब मैं बात करता हूँ कि जो विरह की वेदना की बात हो रही है, तो यहाँ के लोग परिवार को रोजी रोटी देने के लिए, परिवार चलाने के लिए, जो पेटाग्नि है उसको भरने के लिए, उसको क्षुधा को शांत करने के लिए वो प्रायः जो है बाहर जाते हैं। तो वो बाहर कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता में वो कमाते हैं, वहाँ से नौकरी करते हैं, और वहाँ से जो पैसे भेजते हैं, जो मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो वहाँ से घर परिवार चलता है, अट्टालिकाएँ बनती हैं, उनकी शोहरत बढ़ती है, परिवार समृद्धशाली होता है। लेकिन जो प्रवासी होता है, या कह लीजिए कि जो व्यक्ति कमाने गया है, वो प्रायः बाहर ही रह जाता है। ऐसे समय में जो नर नारी जो संबंध है, उसी को लेकर उसकी जो विरह वेदना उठती है, तो भिखारी ठाकुर जैसा व्यक्ति आवाज़ देता है, और उस आवाज़ में विदेशिया निकलता है। और विदेशिया हिंदी साहित्य में वो एक विधा के रूप में जन्म लेती है कि जिसमें विरह की वेदना है, जिसमें एक नायक और नायिका के बीच में जो दूरी हो जाती है, वो पारिवारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक का कोई भी कारण हो सकता है। ऐसे में वो जो साहित्य में नई विधा आती है विदेशिया, और वो विदेशिया आज एक प्रमुख और सशक्त विधा के रूप में आज जानी जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हिंदुस्तान में जो पूर्वी अंचल है, जो हम पूर्वांचल जिसे कहते हैं, इसकी अपनी एक शौर्य गाथा है, इसकी अपनी एक कहानी है। हम प्रयास करेंगे कि जो पूर्वांचल की कहानी है, यहाँ के अदम्य साहस की कहानी है, यहाँ के रोजगार परक धंधों की कहानी है, इन धंधों के मरते हुए समय की कहानी है, या यहाँ के भविष्य की कहानी है, यहाँ की जवानी की कहानी, यहाँ के पानी की कहानी है, ये हम कहानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो पूर्वांचल की कहानी का ये पार्ट 1 कैसा लगा, ये किस तरीके का महसूस हो रहा है आपको, क्या इसको हम आगे और डेवलप करें, क्या और आगे इस सीरीज को हम बढ़ाएं, इसमें अपनी राय जरूर दें। और ख़ास तौर पे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल शार्प रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें मित्रों। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।